हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वान डेर वाल्स समीकरण की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ वान डेर वाल्स इक्वेशन। वान डेर वाल का जो समीकरण बना था वो आदर्श गैस समीकरण में संशोधन करके बना था। आदर्श गैस समीकरण यानी जिसे हम इंग्लिश में आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, वो होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन मॉलिक्यूल्स के लिए। यदि एक मॉलिक्यूल के लिए लिखना हो तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। इस आइडियल गैस इक्वेशन में, इस आदर्श गैस समीकरण में वान डेर वाल ने संशोधन किया था। वान डेर वाल ने संशोधन किया था P और V में, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में, दाब और आयतन में दो संशोधन किए थे। R और T में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया था, आर टी एज इट इज़ रहेंगे। दो संशोधन होंगे P और V में। और ये संशोधन करना इसलिए ज़रूरी था कि संसार में जितनी भी गैसें हैं वो वास्तविक गैसें कहलाती, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है और कोई भी गैस इस समीकरण का दृढ़ता से पालन नहीं करती है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती कोई भी गैस। और ख़ास तौर पे उच्च दाब और निम्न ताप, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर तो ये बिल्कुल लागू नहीं होता है समीकरण। इसलिए इस समीकरण में, इस इक्वेशन में करेक्शन करना जरूरी था। तो ये जो दो करेक्शन किए वान डेर वाल ने, उनमें हम सबसे पहला करेक्शन देखते हैं। पहला करेक्शन किया उन्होंने दाब में, दाब का संशोधन। दाब का संशोधन समझने से पहले हमको दाब को समझना होगा कि दाब क्या है। दाब या प्रेशर किसी भी पात्र में यदि गैस के अणु हों, वो गैस के अणु पात्र की दीवार को टक्कर मारते रहते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये गैस का एक अणु है और ये गैस का अणु पात्र की दीवार पर टक्कर मार रहा है और इसी टक्कर से प्रेशर क्रिएट होता है। हम प्रेशर कुकर का भी एग्जांपल समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर में गैस के अणु जब अंदर की ओर से सीटी को धक्का मारते हैं तो सीटी ऊपर की ओर उड़ जाती है और सीटी बचती है। तो वो भी एक प्रेशर का एग्जाम्पल है जो गैस के अणु लगा रहे हैं। अब जब ये गैस का अणु यहाँ पात्र की दीवार पर टकराने आता है, तब एक और चीज़ देखिए कि इसके आसपास के जो दूसरे अणु हैं वो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आदर्श गैस समीकरण बना तब ये माना जाता था कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, लेकिन वान डेर वाल का कहना था कि उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा। इस प्रकार जब गैस के अणु पीछे से उस अणु को आकर्षित करेंगे जो गैस की पात्र की दीवार पर टक्कर मार रहा है, तो उसकी टक्कर से जो वहाँ प्रेशर क्रिएट होना होगा पात्र की दीवार पर, वो उतना नहीं होगा जितना वास्तविक प्रेशर है। पीछे वाले गैस के अणु जब उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो दीवार पर जो प्रेशर P लगेगा वो वास्तविक प्रेशर से कम हो जाएगा। इसलिए वान डेर वाल ने कहा कि रियल प्रेशर या संशोधित दाब जो है वो दीवार पे लगने वाला दाब P में वो दाब भी जोड़ना चाहिए जो आकर्षण बल के कारण लग नहीं पाए, तो उस प्रेशर में वो भी जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, हम जब पढ़ाई करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं तो हम पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं देते हैं। कुछ दूसरी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जिसमें हम उलझ जाते हैं और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो मार्कशीट में मार्क्स कम दिखते हैं। तो मार्कशीट में तो अलग से नहीं जोड़े जा सकते, लेकिन वान डेर वाल का कहना था कि दीवार पर अगर प्रेशर P महसूस हो रहा है तो दीवार पे प्रेशर P के साथ में जो दूसरे अणुओं ने अट्रैक्ट करने की वजह से अट्रैक्ट करके जो प्रेशर कम कर दिया वो भी जो ऐड किया जाए, तब संशोधित दाब या करेक्टेड प्रेशर आएगा। तो आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें पहले, तो आकर्षण बल V² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और समानुपाती का चिन्ह या प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट A आ जाएगा और इस कांस्टेंट को कहते हैं वान डेर वाल कांस्टेंट या वान डेर वाल स्थिरांक। तो इस तरह से पहले आकर्षण बल को कैलकुलेट कर लिया और इस आकर्षण बल को, इस अट्रैक्शन फोर्स को दीवार पर लगने वाले प्रेशर P में ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो दीवार पर लगने वाला प्रेशर P और आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स A/V², ये दोनों मिलकर अब ये कहलाएगा करेक्टेड प्रेशर। ये करेक्ट प्रेशर है या संशोधित दाब है। तो अब दाब P की जगह P नहीं रहेगा बल्कि रहेगा P + A/V²। तो इस तरह से वान डेर वाल ने ये पहला करेक्शन किया प्रेशर में कि P नहीं आएगा, P के स्थान पर P + A/V² आना चाहिए। दूसरा जो करेक्शन वान डेर वाल ने किया वो वॉल्यूम करेक्शन किया, आयतन में संशोधन किया।
और वो कैसा किया कि पहले किसी पात्र में जिसमें गैस थी, किसी कंटेनर में जिसमें गैस थी, उस कंटेनर के आयतन को, उस कंटेनर के वॉल्यूम को ही पूरा वॉल्यूम भी मान लिया जाता था। लेकिन वान डर वाल का कहना था कि उस कंटेनर में बहुत सारी जगह गैस के अणुओं ने खुद ने घेर रखी है, जितनी जगह अणुओं ने खुद ने घेर रखी है वो वॉल्यूम में नहीं काउंट होना चाहिए। तो पूरा वॉल्यूम गैस का कंटेनर का पूरा वॉल्यूम V नहीं रहेगा, बल्कि उसमें से वर्जित आयतन। वर्जित आयतन किसे कहेंगे, पहले एक एग्जांपल ले लें कि एक क्लास में 100 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, 100 स्टूडेंट्स की, और 100 में से 40 पहले से बैठे हुए हैं। बची हुई सीटें कितनी खाली हुई, कितने लोगों के बैठने की जगह खाली है, 60। तो इस वक्त अगर पूछा जाए कि आयतन कितना है तो 60 बच्चों के हिसाब से बताया जाएगा, क्योंकि 40 सीटों पे तो पहले से ही बच्चे बैठे हुए हैं, और जिस पर पहले से बच्चे बैठे हुए हैं वो अपनी जगह किसी और को देंगे नहीं, तो वो किसी और को नहीं देंगे वो जगह, तो उनकी जगह कहलाएगी वर्जित आयतन या रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, मतलब वो दूसरे के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो बची हुई खाली जगह को ही वॉल्यूम मानना चाहिए। यहाँ पर वर्जित आयतन माना b, स्मॉल b, और इसको भी वान डर वाल स्थिरांक कहते हैं, वान डर वाल कांस्टेंट कहते हैं। तो वान डर वाल का कहना था कि कुल वॉल्यूम में से, कुल आयतन में से उतनी जगह, उतना वॉल्यूम कम करो जो पहले से अणुओं ने घेर के रखा हो। तो v में से b को माइनस करेंगे, तब आएगा करेक्टेड वॉल्यूम, यानी संशोधित आयतन हो जाएगा v माइनस b। इस तरह से अब ये जो दो करेक्शन हुए PV इजिकल टू RT में, हम P की जगह भी उसकी करेक्टेड वैल्यू, संशोधित मान रखेंगे P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V की जगह भी संशोधित मान रखेंगे V माइनस B, और इस तरह से R और T में बिना चेंज किए RT वैसा ही रहेगा। P और V की जगह नए संशोधित मान रखने पर ये जो नया समीकरण मिला, इस समीकरण को कहते हैं वान डर वाल समीकरण। थैंक यू।